आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो भी 4 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मींस फिजिक्स में जितना इस चैप्टर्स की यूजेस होगी उतना ही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इन चारों चैप्टर्स को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में बेसिकली हमें स्लोप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो समझते हैं स्लोप क्या होता है। देखो, स्लोप को अगर डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो स्लोप एक लाइन है और वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और m इज इक्वल टू यहां पे होता है tan थीटा। मीन्स वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। एक तो एंगल ये बन रहा है, एक ऐसे भी हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और इस दोनों में डिफरेंस क्या है उसको जरा आप समझो। ये अगेन ये वो लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन एक स्लोप है। और स्लोप मींस m, और m का मतलब यहां पे क्या हो गया, tan थीटा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल एक एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये एक एंगल ऑब्ट्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी थीटा होता है, ये जो भी एंगल होता है, इसकी वैल्यू 0 और 180 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। अब जरा ये मतलब समझो कि यहाँ पे हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज वर्ड जो इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा जो होता है ये पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी अदर चार की रेशियोज निगेटिव होता है। इसका मतलब tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव होगा मतलब स्लोप भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, ठीक है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, मीन स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हमें स्लोप को डिफाइन करना तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। स्लोप जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और स्लोप कुछ और नहीं, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शंस आप बोलो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस बोलो, दोनों का मतलब सेम है। मींस लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में एंगल बनाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस टॉपिक में बस आपको वर्ड इंटरसेप्ट्स का मतलब समझना है। आगे चल करके हम एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे तो वहां पे भी आपको इंटरसेप्ट वर्ड देखने को मिलेगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को कट करता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वो लाइन इंटरसेप्ट किया। मतलब अगर एक लाइन x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कट करता है तो वो केस होता है इंटरसेप्ट का। तो हमने देखा कि ये लाइन x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट किया तो a को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। ये लाइन y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट किया तो इस b को हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। और हमारा जो इस चैप्टर में मेन फोकस होगा वो y इंटरसेप्ट पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। मींस क्या है कि एक लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा कोई एक लाइन है और ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, ठीक है। अब अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन दिया हुआ है और इस 2 पॉइंट्स के बेसिस पे स्लोप फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड करते हैं जरा समझते हैं। तो देखो ये लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना करके रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो इसको मैंने बोला थीटा, और इसी लाइन को हम कह सकते हैं स्लोप, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस पॉइंट ए तक जाना है, तो हम यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। एक परपेंडिकुलर यहां से भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को पॉइंट मींस ओरिजिन से पॉइंट ए तक जाना, तो पहले हम क्या करेंगे, x1 डिस्टेंस x एक्सिस में मूव करेंगे और उसके बाद
y1 डिस्टेंस जो है वो हम y एक्सेस में मूव करेंगे, हम पॉइंट ए तक पहुंच जाएंगे। फिर ओरिजिन ओ से अगर हमें बी तक जाना तो हम क्या करेंगे, पहले x2 डिस्टेंस x एक्सेस में मूव करेंगे, उसके बाद हम y2 डिस्टेंस y एक्सेस में मूव करेंगे, ठीक है, और हम पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे। फिर से हमें क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो हम कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 है, ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अब देखो ये पूरा y1 है, तो y1 ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y1 होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ये पूरा y2, ये y1, तो हम कह सकते हैं ये जो होगा वो y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी और इसको मान लो सी, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये लाइन मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। तो BC का जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 है, ठीक है, और AC का जो वैल्यू है वो x2 माइनस x1 है, और इसी को तो हम स्लोप कहते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट्स होगा और उस दो गिवन पॉइंट से हमें स्लोप फाइंड करना, तो फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इस फॉर्मूला का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2,3 एंड 4,5। दो पॉइंट्स दिया हुआ है, तो एक को आप मान लो x1 y1, दूसरे को मान लो आप x2 y2, ठीक है। और जस्ट अभी हमने देखा कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, यानी कि 5 माइनस 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, यानी स्लोप जो आ जाएगा वो 1/3 है, ठीक है। चलिए अगला हमारा फॉर्मूला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो देखो स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, m, इंटरसेप्ट मतलब हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y इंटरसेप्ट को हम यहाँ पे c से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बोला गया है कि कोई एक लाइन है जो y एक्सिस को कट कर रहा है और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो 0,c है, मतलब ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, c है। ये लाइन y एक्सिस को भी कट कर रहा है, x एक्सिस को भी कट कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एंगल थीटा है। एक हम पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब मुझे इससे ओरिजिन से इस पॉइंट a तक जाना है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले x डिस्टेंस x एक्सिस में मूव करेंगे, y डिस्टेंस y एक्सिस में मूव करेंगे, ठीक है। फिर यहां से आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये 90 डिग्री है, देखो ये c है, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, c हो जाएगा। ये पूरा y है, ये c है, तो यहां से यहां तक y माइनस c हो जाएगा, ठीक है। ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये मान लो B है, ये पॉइंट मान लेते हैं C है। तो कह सकते हो कि इन ट्राइंगल ABC में एंगल C यहाँ पे 90 डिग्री है, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AC और बेस यानी कि BC, ये हो जाएगा। AC यहाँ पे क्या है, y माइनस सी, BC यहाँ पे क्या है, BC यहाँ पे x है, और इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, mx इज इक्वल टू y माइनस सी, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस सी। इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें एक स्लोप भी है, एक इंटरसेप्ट भी है, और इंटरसेप्ट हमने कौन सा लिया है, तो y इंटरसेप्ट लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ हम लोग स्पेशल केसेस यानी इस फॉर्मूला का कुछ केसेस हम लोग समझते हैं। तो केस नंबर 1, अगर C 0 होगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx। अगर इसका ग्राफ आपसे ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, इसका ग्राफ क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर C 0 होता है ना, C अगर 0 होता है
इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि लाइन जो है वो पास कहां से करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अब देखो इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है ग्राफ का, या तो ये जो ग्राफ है ओरिजिन से पास करेगा, कुछ इस तरह से बन सकता है, या तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ये कब होगा और ये कब होगा, तो ये एंगल डिसाइड करेगा। एंगल अगर एक्यूट है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब स्लोप यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स होगा। c जीरो है, क्यों, मतलब c यहाँ पे जीरो है क्योंकि ये लाइन कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये जो एंगल है ये एक तरह का ऑब्ट्यूस है, और ऑब्ट्यूस के केस में स्लोप जो होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका जो इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। मतलब स्लोप अगर नेगेटिव है और c जीरो है तो वो ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन ये इधर सेकंड क्वाड्रेंट से होता हुआ जाएगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो पहला केस में हमने c को जीरो रखा था। चलिए दूसरा केस, हमारा जो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। तो केस टू में अगर m जीरो हो गया, अगर m जीरो है तो जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और y इज इक्वल टू c ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस, मीन्स y इज इक्वल टू c। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, c है। ठीक है, और y इज इक्वल टू c ये आपका x एक्सिस हो गया, तो y इज इक्वल टू c ये वो लाइन है जो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अभी हमने c को जीरो रखा, m को जीरो रखा। केस 3 में इस बार दोनों को जीरो रखते हैं, यानी कि इफ m और c दोनों जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू जीरो, और y इज इक्वल टू जीरो सभी को पता है ये जनरली x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए केस 4 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस बार ये सब इसमें m भी रहेगा, c भी रहेगा, और इस केस में हम लोग 4 और केसेस को समझेंगे। तो सपोज दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर c है तो ये लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। हो सके ये लाइन कुछ ऐसा बना, ठीक है, हो सके ये लाइन कुछ इस तरह से ग्राफ में बना, या तो हो सके ये लाइन कुछ ऐसा बना। एक और केस देख लेते, हो सके ये लाइन जो है वो इस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे देखना है कि मान लेते हैं ये आपके पास ग्राफ है, ये लाइन कुछ इस तरह से पास हो रहा है और इसका इक्वेशंस लिखना है, तो वो कैसे हम लिखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आप देखो थीटा क्या है, एक्यूट है। ओके, अगर एक्यूट है इसका मतलब m यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद यहां पे c जो है, c ओरिजिन के ऊपर है, और ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव होता है, यानी कि c भी यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब m भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें आते हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एंगल थीटा जो भी है ये एक तरह का ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या हो गया, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव हो गया, लेकिन c तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, चलिए इसका जरा हम लोग समझते हैं। ये जो एंगल है ये अगेन एक तरह का ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब स्लोप यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और c नीचे है, इसका मतलब इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो इस बार स्लोप भी नेगेटिव यानी माइनस एम एक्स, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, इसका इक्वेशन जरा हम लोग देखते हैं। अगेन ये देखो, ये जो एंगल है ये एक तरह का एक्यूट है। एक्यूट का मतलब स्लोप यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे m पॉजिटिव है और ये c जो है वो नीचे जा रहा है, यानी कि ओरिजिन के नीचे है, मतलब c निगेटिव है, तो कह सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज होते हैं ग्राफ का। तो देख लेना है कि ग्राफ किस पैटर्न में बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग
आप स्लोप देख लेना, इंटरसेप्ट देख लेना, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका इक्वेशन बनता है। तो ये बेसिकली ये जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमें ग्राफ को प्लॉट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ जो है वो v वर्सेस t ग्राफ बनाना है। तो पहला जो भी क्वांटिटी होता है उसको x एक्सिस y एक्सिस पे रखते हैं और दूसरा जो भी क्वांटिटी होता है उसको हम x एक्सिस पे रखते हैं। इसका मतलब ये है कि y एक्सिस पे v रखा, x एक्सिस पे t रखा और इस इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो y एक्सिस पे हमने क्या रखा, v रखा, ठीक है, x एक्सिस पे हमने क्या रखा, t रखा, और यहाँ पे a है तो इसको m ट्रीट कर लो और u को आप c ट्रीट कर लो, यानी कि v इज इक्वल टू ए टी प्लस सी। इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, जहां पे c जो है वो u के जैसा ट्रीट हो रहा है, ठीक है, और स्लोप यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, और टाइम को तो हमने x एक्सिस में रखा है और वेलोसिटी को हमने y एक्सिस में रखा। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो जो इक्वेशन, इस इक्वेशंस का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन हम जो ड्रॉ करेंगे वो यहां से ड्रॉ करेंगे, क्यों? क्योंकि टाइम हमने लिया है और टाइम जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये वाला ग्राफ जो होता है वो डिलीट हो जाएगा और ग्राफ जो बनेगा वो समथिंग यहां से बनेगा, ये हो जाएगा u, ठीक है, और ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ है जिसमें m मतलब स्लोप यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो ये लाइन जो है ये स्लोप है और स्लोप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो आई थिंक ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। इतना ही बस हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। देखो बाइनोमियल थ्योरम में ना ये बस आपको 4 फॉर्मूलाज बस पढ़नी होती है, तो इसको आप याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। और इसका ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बाइनोमियल सीरीज में क्या होता है कि ये जो x की वैल्यू होती है ना ये काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू 1 से, ठीक है। तो हम लोग इस केस में फर्स्ट 2 टर्म्स कंसीडर करते हैं और बाकी सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए पहले ये 4 फॉर्मूलाज आप याद कर लो। तो देखो फॉर्मूलाज क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये जो पावर है ना इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, दैट इज 1 प्लस एन एक्स। फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर n, फिर से ये पावर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 1 माइनस एन एक्स। उसी तरह से 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n है, तो फिर से ये माइनस n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 1 माइनस एन एक्स। फिर से इस 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n है, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एन एक्स होगा। तो ये 4 फॉर्मूलाज आप रट लो, याद कर लो, जैसे भी याद करना कर लो। इतना ही फॉर्मूलाज हमें फिजिक्स में जनरली यूज होते हैं। अब ये फॉर्मूलाज हम लोग लिख कैसे रहे हैं इसको जरा आप समझो। देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब 2 और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें आपको 2 टर्म्स देखने को मिले, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और जब इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि इसका एक्सपेंशन करने के बाद ये फॉर्मूला आया, तो एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एक राइट पैटर्न होता है। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, याद कर सकते हो, लेकिन लिखने का पैटर्न आपका यही बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब, इसको लिखने का एक राइट पैटर्न होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये राइट पैटर्न कैसे लिखा जाता है इसको आप बाइनोमियल थ्योरम में इन डेप्थ पढ़ोगे, लेकिन हमें बस इस फॉर्मूला को समझना है। तो ये आ कैसे रहा है उसको बस एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है ना हमने 1 ले लिया और b का जो वैल्यू है वो 1/100 लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू 1, तो हमने क्या लिखा कि b इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू 1, ठीक है। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर,
अब यहाँ पे देखो इस टर्म को ना हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 1/100 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 ये 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.00001, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये काफी ज्यादा 1 से क्या है जी, छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस वाले टर्म्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और नेग्लेक्ट करने के बाद हमारा जो नेट फॉर्मूला है वो हमने लिखा कि 1 + 2 × 1 × 100, और इसको अगर आप कंपेयर करोगे 1 + x⁴n से, तो हम लिख सकते हैं 1 + देखो nx। अगर आप 1 को हटा भी दोगे तो आप देख सकते हो 1 + ये 2 है तो इसके साथ बस मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और ये फॉर्मूला सेट हो रहा है 1 + nx पे। और इसको हमने नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 से छोटा है, और इसका स्क्वायर करोगे तो वो और भी ज्यादा छोटा होता जा रहा है। उसी तरह से a + b का होल क्यूब करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³ होता है। अगेन हम a का वैल्यू यहाँ पे 1 रखे और b का वैल्यू 1/100 लिए, और b जो है वो काफी ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू 1। जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो फॉर्मूला क्या है, a³ + 3a² + 3ab² और प्लस b³। तो इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो ये वैल्यू काफी छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी काफी छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, और 1 + 3 × 1 हटा ही दो, और ये क्या हो गया 100। तो अगेन ये 1 + x⁴n के फॉर्मूला पे, जिसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था 1 + nx, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम में हम कुछ टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं। किस टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं, जो 1 से काफी छोटा वैल्यू होता है, उसका स्क्वायर और क्यूब और भी ज्यादा छोटा होता है, तो वो सारे टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। बोला गया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 1003 का पावर 1/3 है, ठीक है। तो देखो 1003 का पावर 1/3, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको इस फॉर्मेट पे लाना है कि 1 + x⁴n, जिसमें x जो है वो काफी स्मॉलर है एज कंपेयर टू, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से काफी कम है। तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1000 और +3 और इसका पावर 1/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से हम 1000 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 1 और +3 क्या हो जाएगा 1000, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/3। ये पावर दोनों पे जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3, और इस पे पावर अगर जाएगा 1/3 तो ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 + 3/1000, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये 10, और देखो ये 1 + x⁴n के फॉर्मूला पे है, और यहाँ पे x जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू 1, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + nx, n यहाँ पे 1/3 है, और ये 3 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 10, ये 1, और इसको लिख सकते हो 0.001, ठीक है। 1/1000 को ये लिख सकते हो, मतलब 10 1 इसको अगर ऐड करोगे तो 1.001, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा 10.01, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार 997 का पावर 1/3 है, इसे हमें इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसका मतलब 997 का पावर 1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1000 और -3 और इसका पावर 1/3, मतलब इस नंबर को 10 के मल्टीपल, यानी कि इसके जो नियरेस्ट 10 का मल्टीपल नंबर है उसके फॉर्म में लिखना है। फिर से अगेन क्या करो, आप 1000 को कॉमन निकाल लो, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा 1000, और इस पूरे का पावर 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻3, और ये पावर इस पे जाएगा तो 1/3, 1 - 3 ये हो जाएगा 1000, और इसका पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10, और 1 ये फॉर्मूला इस पे जा रहा है 1 - x⁴n, तो 1 - nx लिख सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पे वेरी स्मॉलर देन एज कंपेयर टू 1 था, तो 3/1000 भी 1 से काफी छोटा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 - 1/3 × 3 क्या हो जाएगा 1000।
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जा रहा है 10 और 1 माइनस 1 बाई ये है 1000, एलसीएम ले लो यानी कि 10 इंटू एलसीएम लोगे 1000 माइनस 1 यानी कि 999 और y क्या हो जाएगा 1000। इसको एक जीरो कट कर लो और ऊपर अगर ये जाएगा तो 9.99, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगेन बोला गया है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखो इस एक्सप्रेशन को जनरली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोला जाता है, जो आप आगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ोगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे डेल्टी जो है ना, डेल्टी जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू टी नॉट से, ठीक है। तो इसको हमें एक्सपेंशन करना, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि डेल्टी बाई टी नॉट, इसको अगर इधर लेकर के आएंगे तो ये जो भी रेशियो है ये क्या है काफी छोटा है एज कंपेयर टू 1 से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया सिग्मा, और देखो यहाँ पे टी नॉट अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टी और बाई क्या हो जाएगा टी नॉट, और इसका पावर पूरे का पावर क्या है, यहाँ पे पूरे का पावर 4 है और माइनस सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये सिग्मा ये पावर दोनों पे चला जाएगा तो टी टू द पावर 4। अब देखो डेल्टी बाई टी नॉट ये काफी छोटा है एज कंपेयर टू 1, तो हम इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूला पे ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1 प्लस 4 डेल्टी बाई क्या हो जाएगा टी नॉट और माइनस सिग्मा ये हो जाएगा टी नॉट टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इस दोनों टर्म में से अगर देखोगे, इस दोनों टर्म में से ये सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 कॉमन है, तो ये कॉमन निकालो आप, तो सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 अगर कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस 4 डेल टी बाई टी नॉट माइनस क्या हो जाएगा 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 इंटू 4 डेल टी बाई क्या हो जाएगा टी नॉट। यहाँ पे देखो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी ओवरऑल बचेगा 4 सिग्मा डेल टी नॉट क्यू, ठीक है। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन रहा आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए एक और हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे। तो इसमें बोला गया था वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच एट अ हाइट h above the surface of earth is given by this equation। तो फाइंड gh, और इसमें कंडीशन डाल दिया गया कि h जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब इसको इधर लेकर के आओगे तो ये जो रेशियो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू 1। मतलब ये बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे जैसे एक सर्टेन हाइट पे जाएंगे वैल्यू ऑफ g जो होता है वो घटता है, और उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि r प्लस एच है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं r अगर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस एच बाई आर ये बचेगा, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा तो आप लिख सकते हो कि जी आर स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा आर स्क्वायर, और 1 प्लस एच बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको आप कैंसिल कर दो तो ये क्या बचा जी बाई 1 प्लस एच बाई आर, ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, अच्छा ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 माइनस एन एक्स। तो ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2h बाई क्या हो जाएगा r। यही एक्सपेंशन है एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं
बाइनोमियल थ्योरम का, जहां पे फिजिक्स में जनरली इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो इतना ही था बाइनोमियल थ्योरम में। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट को हम लोग बेसिकली तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ऑर्डर 1 होता है, दूसरा क्या होता है ऑर्डर 2 होता है, तीसरा क्या होता है ऑर्डर 3 होता है। तो हमें जो फिजिक्स में मेनली फोकस करना है वो ऑर्डर 3 पे फोकस करना है। ऑर्डर 3 को समझने के लिए थोड़ा ऑर्डर 2 का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ऑर्डर 1 का ऐसे कुछ खास कॉन्सेप्ट यूज होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देख लो, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 में आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट देखने को मिलेगा। डिटरमिनेंट का सिंबल है 2, इस तरह से पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में कुछ नंबर लिखते हैं और इस नंबर को जनरली हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट दिखा, इसलिए हमने बोला डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। इसमें बोला गया है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। मतलब क्या है कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है ना, इस हॉरिजेंटल लाइन को रो 1 बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम कहते हैं कॉलम बोलते हैं। इसका मतलब 2 रो है 2 कॉलम है, इसलिए हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलते हैं। और यहाँ पे देखो 2 नंबर दिया हुआ, तो कहीं भी ऐसा देखने को मिले ए आई जे, तो पहला जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें ढूंढना है कि A12 कहाँ पे है, तो 1 का मतलब क्या हो गया रो 1 और ये 2 का मतलब क्या हो गया कॉलम 2। मतलब पहले रो 1 में मूव करेंगे और कितने कॉलम पे है तो कॉलम 2 पे। उसी तरह से A22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस साइन देंगे। फिर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A12 इंटू A21। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा इसी को कहा जाता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन करने का रूल क्या है कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन दो, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा वही होता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 कहने का मतलब क्या है, इसमें 3 आपको रो देखने को मिलेगा, यानी कि 3 हॉरिजेंटल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है, यानी कि C1 C2 C3। इसलिए हम कहते हैं इसको ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 या तो 3/3 डिटरमिनेंट भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो हमने क्या बोला कि पहला वाला जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लेते हैं A23, इसको हमें खोजना है, तो हमें पता चल रहा है ये एलिमेंट सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। इसको अगर ढूंढना है तो थर्ड रो और ये क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। इसको अगर हमें ढूंढना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और ये जो भी नंबर है सारे नंबर को हम क्या कहते हैं यहाँ पे एलिमेंट। ठीक है, तो हमें जो मेनली फोकस करना है वो एक्सपेंशन देखना है किसका डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, तो एक्सपेंशन के लिए आपको यहाँ पे कुछ साइन याद रखना है। पहला एलिमेंट का जो साइन होता है वो प्लस होता है, फिर अल्टरनेट में जाना है, प्लस के बाद माइनस फिर प्लस, इधर भी आओगे अल्टरनेट में माइनस प्लस, यहाँ माइनस है तो फिर प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस। मतलब एक पहला एलिमेंट का साइन प्लस रखना है और बाकी जितने भी अदर एलिमेंट है सबका साइन अल्टरनेट में जाना है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो इसका यूज हम लोग करते हैं इससे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने में। ठीक है, तो अभी जो हम एक्सपेंशन करेंगे वो रो 1 के अलोंग करेंगे, तो इसके लिए ये साइन प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो इसका यूजेस क्या है, पहले आपको A1 लिखना है। ठीक है, फिर ये डिटरमिनेंट का सिंबल देना है। A1 को आपने कंसीडर किया तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम ये क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा, तो जो बचा वो क्या है B2 C2 क्या है B3 C3। ठीक है, उसके बाद B1 लिखना है तो माइनस B1, फिर से आपको डिटरमिनेंट का सिंबल देना है। इस बार हाइड जो करना है वो B1 के सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो को हाइड करना, तो क्या बचा A2 C2 और A3 C3, फिर प्लस C1। C1 के बाद क्या करना है, C1 अगर हमने लिया तो C1 के सामने वाला कॉलम और C1 के सामने वाला रो को हाइड करना, तो इस बार जो बचा A2 B2 A3 B3।
A2 B2 A3 B3, ठीक है। अब इसको बस आप सॉल्व कर लो, यही एक्सपेंशन यानी कि ये डिटरमिनेंट का जो नेट वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो अभी देखा हमने सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करना है, बस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन दो, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो लिख सकते A1, ये देखो B2 C3, इसको मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, माइनस साइन दो, फिर ये लिख सकते हो B3 C2, ठीक है, फिर माइनस B1, इसको लिख सकते हो A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है, प्लस C1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, A2 B3 माइनस A3 B2। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो नेट वैल्यू होगा इस डिटरमिनेंट का, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे मान इसमें बोला गया इवेल्युएट करना है, तो हम लोग जो एक्सपेंशन करेंगे वो रो वन के अलोंग करेंगे, यानी कि प्लस माइनस ये क्या हो गया प्लस। तो पहले हमने लिखा 1 अगर लिया तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हाइड होगा, यानी कि 3 0 1 0। -2 अगर ये लिया तो इसके सामने वाला ये रो और ये कॉलम को अगर हाइड करोगे तो क्या बचा, -1 0 और 4 और 0, +4 इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो अगर हाइड होगा तो -1 3 4 और 1 ये बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 3 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, -2 ये भी क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 0 -4 इंटू 0 0 +4, इसको अगर देखोगे तो -1 इंटू 1 -1 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो ये देखो ये 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, +4 इंटू माइनस ये हो गया आपका 13, ठीक है। यानी इसको सॉल्व कर लेना, तो 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा -52। तो इस डिटरमिनेंट का जो नेट वैल्यू है वो कितना आया, -52, ठीक है। चलिए, इसका जनरली यूजेस चैप्टर वेक्टर्स में होता है, और वेक्टर्स में कहा तो क्रॉस प्रोडक्ट में जनरली डिटरमिनेंट का काफी ज्यादा यूज होता है। तो वेक्टर को कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हमसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो इसको लिखने का पैटर्न क्या है, हम पहले लिखते हैं i j और k, फिर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर A का जो कोफिशिएंट है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 वो लिख लेंगे, जैसे 2 1 3। फिर वेक्टर B का जो कोफिशिएंट है जैसे 1 1 1 तो 1 1 1, ठीक है। अब ये जो डिटरमिनेंट है ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, यानी कि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो रो वन के अलोंग, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आई हो गया, इसको हाइड करोगे यानी कि कॉलम 1 रो 1 को हाइड कर लो, तो क्या बचा 1 3 1 1, फिर माइनस जे कैप, इस केस में क्या है, कॉलम 2 को और रो 1 को अगर हाइड करोगे तो 2 3 1 1 और प्लस के कैप। इस बार अगर के कैप को अगर देखोगे तो ये कॉलम 3 और रो 1 को अगर हाइड करोगे तो क्या बचेगा 2 1 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 - 3 माइनस जे कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 - 3 प्लस के कैप, ये 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि -2 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा के कैप। यही वैल्यू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो इसी तरह का जनरली यूजेस देखने को मिलता है डिटरमिनेंट्स का, और इसमें बस आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को ध्यान में रखना है, इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है ये बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डिटरमिनेंट में बस इतना ही था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को हम लोग ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जो एपी का फॉर्म होता था वो a प्लस डी a+2d होता था, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकेंड टर्म कहते हैं, इसको थर्ड टर्म कहते हैं। तो ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, डी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस होता है। तो कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो उसको हम कैसे चेक करते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को आप डिफरेंस कर लो, अगर हर केस में रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसका nth टर्म हमने क्या निकाला था a + n - 1 इंटू डी, और सम ऑफ nth टर्म क्या निकाला था n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। इतना ही अगर फिजिक्स में
एपी का अगर कॉन्सेप्ट यूज भी होता तो इससे ज्यादा फॉर्मूलाज आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। अब हम लोग जरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो चेंजिंग क्या करोगे इसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का फॉर्म भी याद कर सकते हो और फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो प्लस साइन है ना, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस जो भी है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, और डी का जो भी कोफिशिएंट है ना वो पावर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि डी का जो कोफिशिएंट है वो पावर में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे समझो ये ए है, यहाँ पे भी ए है, ए प्लस डी है, डी जो है वो आर में चेंज हो रहा है, डी जो है वो आर में चेंज हो रहा है, ओके, डी जो है वो आर में चेंज हो रहा है, और प्लस साइन जो है वो किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में। तो देखो ए आर, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट 1 है तो आर का पावर 1 आप कह सकते हो। ए प्लस 2डी, प्लस साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, डी किस में चेंज हो गया, आर में, और इसका जो कोफिशिएंट है वो पावर में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर a प्लस 3d होता तो ए आर क्यूब होता, a प्लस 4d होता तो ए आर टू द पावर 4 होता। इसी तरह से हमारा जो nth टर्म होता, मतलब लास्ट टर्म होता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, डी जो है वो आर में चेंज हो गया, n माइनस 1 यहाँ पे कोफिशिएंट था और ये इसमें पावर में चला गया, ठीक है। एक तो फॉर्म लिखने का पैटर्न ये है, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे भी a फर्स्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे d जो है वो कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे d यहाँ r जो है वो कॉमन रेशियो है। कोई भी सीक्वेंस हमारा जीपी में है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म आगे होगा। कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को डिवाइड कर लो, सक्सेसिव टर्म यानी 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 होगा। कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को डिवाइड करो और रिजल्ट हर केस में सेम आ रहा है तो इस आर को ही क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो जीपी को चेक करने का यही तरीका है, दो सक्सेसिव टर्म को आप डिवाइड करो, हर केस में रेशियो सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे 2 4, ये 8 16, आप कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को डिवाइड करके देख लो, हर केस में रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम, दैट इज 2। तो ये सीक्वेंस जो भी है ये किस में जाएगा, जीपी में जाएगा, ठीक है। अब देखो nth टर्म यहाँ पे वही बताया, प्लस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, डी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आर में, और इसका जो कोफिशिएंट है ये क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो nth टर्म ऑफ द जीपी क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब देखो सम ऑफ nth टर्म, यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन करता है, तो आपको ये सम ऑफ nth टर्म जो है वो दोनों फॉर्मूला याद रखना है जीपी का। एक तो होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे, जब r इज ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब r की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। उसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब r की वैल्यू 1 से कम है, तो फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप फिनाइट टर्म के लिए यूज करोगे, मतलब बोल दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अ जीपी, 20 टर्म्स ऑफ द जीपी, मतलब फिनाइट नंबर की बात हो रही है तो आप उस केस में सम ऑफ nth टर्म ये यूज करोगे, ठीक है। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है, मतलब क्या है कि कोई सीक्वेंस है और वो इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये सारे सीक्वेंस को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद क्या उस केस में फॉर्मूला होता है वो जरा देखो। तो मैंने यहां पे लिखा है कि अगर r की वैल्यू 1 से कम है, तो r की वैल्यू अगर 1 से कम है तो फॉर्मूला हम सम ऑफ nth टर्म का ये यूज करेंगे, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। अब बोला गया है कि अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो जैसे जैसे n की जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ाएंगे r की वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलते हैं कि r का वैल्यू हमने 1/2 ले लिया, जो कि 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब बोला गया है कि r का पावर 1 है, यानी कि 1/2, r का पावर अगर 2 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 यानी कि 0.25 होगा। उसी तरह से r क्यूब यानी कि 1/2 का पावर क्यूब यानी 1/8 हो जाएगा, r टू द पावर 4 यानी कि 1/16 हो जाएगा, r टू द पावर 5 यानी कि 1/32 होगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ये जो पावर है ये कुछ और नहीं n है,
तो जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है r की वैल्यू वैसे वैसे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ r डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। अब मान लेते हैं कि r की वैल्यू सपोज दैट हमने 1 लाख रख लिया, 1 लाख रख लिया, इसकी वैल्यू 0.000000 कुछ समथिंग आएगी, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है, 0 होता है। तो वही बोला गया है कि जब हम पावर इंफिनिटी तक लेकर के चल जाते हैं तो r की जो भी वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू काफी छोटा हो जाता है और अप्रोक्सीमेट हम कितना रखते हैं, 0। तो देखो चेंजिंग क्या हुआ, n जो है वो किस में चेंज हो गया, इंफिनिटी में हो गया, ठीक है। तो r टू द पावर n जो भी है वो टेंड्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे r का पावर 1 है। तो हमारा जो नेट फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस r। तो देखो सम का यहाँ पे जीपी में 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक अगर फिनाइट टर्म है तो 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 कब, जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, और दूसरा फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r कब, जब r की वैल्यू 1 से छोटा है। और इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, a बाई 1 माइनस r, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो फिजिक्स में ना ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए इस पे और इस पे एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है। तो 10th टर्म पूछ रहा है, n यहाँ पे कितना हो गया 10, a यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2, r क्या होगा, 2 सक्सेसिव टर्म को डिवाइड करना 5/4 बाई 5/2, ये कैंसिल कर लो, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। आपसे a 10 का वैल्यू पूछ रहा है तो a r टू दी पावर 10 माइनस 1 यानी कि 9 हो जाएगा। a कितना है 5/2 और r कितना है 1/2 और इस पूरे का पावर 9, यानी कि 5/2 इंटू 1/2 का पावर 9, इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 का पावर 10 हो जाएगा, यानी कि इसका 10th टर्म जो है वो समथिंग ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी। हमसे सम पूछ रहा है फर्स्ट 6 टर्म्स का। तो n यहाँ पे कितना है जी 6 है, a यहाँ पे 2 है और r जो होगा वो 4/2 यानी ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें Sn, अब देखो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो Sn का फॉर्मूला हम a r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 ये यूज करेंगे। तो S6 a यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और r कितना है, r मतलब 2 और 2 का पावर 6 माइनस 1 और बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, इसका मतलब 2 इंटू 2 का पावर 6 यानी ये हो जाएगा 64 और माइनस 1 और बाई क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 इंटू 63, इसको सॉल्व कर लेना, ये 126 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द जीपी। तो अगेन यहाँ पे n 6 है, a यहाँ पे 1 है और r -2/3/1 यानी ओवरऑल कितना हो गया -2/3। ये जो भी रेशियो है 1 से क्या है छोटा है, तो इस बार हम सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला यूज करेंगे a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r हो जाएगा, ठीक है। तो S6 a यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस ये जो होगा -2/3 और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 6 और बाई 1 माइनस 2 बाई क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो देखो ये नेगेटिव का पावर इवन नंबर है, तो ये तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में देगा, तो 1 ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 64 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 3 9 ये हो जाएगा 729, ठीक है 729, मतलब 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा 729 और माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस 2/3, इसको सॉल्व कर लेना। तो 729 माइनस 64 और बाई क्या हो जाएगा 729, इसका एलसीएम लोगे तो 5 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 बाई 729 बाई, अच्छा ये 5/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लो तो ये 2 4 और ये हो जाएगा 3, इसको अगर कैंसिल करोगे तो 1 3 3, मतलब सॉल्व करने के बाद 133 बाई 243 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी, ठीक है।
तो इस बार इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो पहला टर्म क्या है, √2 है, दूसरा है -1/√2, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। r देखोगे तो सेकेंड टर्म और y क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि -1/2 होगा। आपसे s इंफिनिटी पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a/1 - r, यानी कि ये √2 1 - 1 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी √2 और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक फिजिक्स का क्वेश्चंस देखते हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पे बेस्ड है। तो इसमें देखो ये कुछ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, और आपको पता है कि जब सेम रेजिस्टेंस एन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड होता है और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है R/N होता है। तो देखो ये अगर कंबाइन होगा, ये अगर कंबाइन होगा तो इसको लिख सकते हो R/2 में ये चेंज हो जाएगा। इसको अगर कंबाइन करोगे सबका R की वैल्यू मतलब सब रेजिस्टेंस का वैल्यू R, तो ये कितना हो जाएगा R/4, ये कितना हो जाएगा R/8। इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 8 है। ठीक है, और इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे जा रहा है। अब ये सारा सीक्वेंस किस में आ गया, सीरीज में आ गया। तो R इक्विवेलेंट सीरीज का फॉर्मूला पता है, सारे को ऐड कर दो। ठीक है, यहां से अगर R कॉमन निकालोगे तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये आगे कंटिन्यू जाएगा। ये सीक्वेंस से जीपी में है, इसमें A क्या है, A यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया और R कितना हो गया 1/2/1, यानी कि ये भी क्या हो गया 1/2। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो फॉर्मूला सेट कर लो, A 1 - R वाला फॉर्मूला सेट कर लो, यानी कि R × 1 और 1 - 1/2, इसको सॉल्व कर लेना तो ये हो जाएगा R/½ यानी ये हो जाएगा 2R। मतलब ये सारे रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर ले और इनफाइनाइट तक अरेंजमेंट कर ले तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये 4 चैप्टर्स में इतना ही था और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस हमें इतना ही पढ़ना था। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।